नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा जो विषय है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार में यह हमारी दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने जाना था कि मूल अधिकार क्या होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, इसके लिए कौन सा एक भाग है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज जो हमारे नए पाठक हैं, हमारे मित्र हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो भाग 3 में वर्णित हैं। मूल अधिकारों से तात्पर्य हमारे वो मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के मूलभूत विकास के लिए आवश्यक समझे गए। मूल अधिकार में पहला अधिकार पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू नहीं क्षमा चाहेंगे, हम मूल अधिकार में पहला अधिकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक के बारे में बात किया गया है। आज हमारा ये मूल अधिकार में जो दूसरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम में हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसके बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो हमें प्राप्त है। इन सभी चीज़ों के बारे में ये चारों जो अनुच्छेद हैं 19, 20, 21, 22, इन चारों अनुच्छेदों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 1 के तहत 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, A, B, C, D, E और G। F जो हमारा है अनुच्छेद 19 1 F जो अधिकार है उसको निश्चित करके अनुच्छेद 300 क में उसको वर्णित कर दिया गया है। आइए जानते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, मूल अधिकार है, भाग 3 में है। भाग 3 में है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, 4 अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 सबके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 क्या है? इसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब नागरिक से तात्पर्य, और नागरिक के बारे में बात की गई है, व्यक्तियों को नहीं कहा गया, नागरिकों को, मतलब भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। जो हमारा पहला टॉपिक था मौलिक अधिकार, जब प्रारंभ किए थे, इसकी जो पहली वीडियो है मौलिक अधिकारों की, उसमें बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, अर्थात सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो ये हमारे 6 प्रकार के हैं, जो 19(1) से 19(1)A से लेके 19(1)G तक है। F को हटा दिया गया है। पहली स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)A। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)A। अब देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य क्या है? मतलब हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी चीज़ों को मुंह के द्वारा, बोल के, लेखनी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसकी आज़ादी हमें मिली है अनुच्छेद 19(1)A में। दूसरा है बिना आयुध शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बिना आयुध, आयुध से तात्पर्य हमारा हथियारों से है, मतलब हथियार। बिना आयुध के हम शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त, बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)C। पहला अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)A। दूसरा अधिकार बिना आयुध शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार लेकर हम एकत्रित हो सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन होते ही है, सभी अपने ट्रेड यूनियन हो, शिव चर्चा हो या कथा हो, ये एक प्रकार का सम्मेलन ही है। चाहे वो प्रवचन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी विचार पे बैठ के, किसी भी विषय पर बैठ के 2, 4, 10 लोग जब सम्मिलित
होकर बात करते हैं उसको सम्मेलन कहा जा सकता है। ये सम्मेलन होना चाहिए, लेकिन उसमें आयुध लेकर, मतलब शस्त्र लेकर उसमें सब लोग नहीं होंगे, और अगर शस्त्र लेकर करेंगे शांतिपूर्ण सम्मेलन तो इसकी स्वतंत्रता नहीं है। बिना आयुध शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अगला है समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे राजनीतिक पार्टियां है, ट्रेड यूनियंस है, आर्थिक समितियां, ये संघ हम समिति और संघ बना सकते हैं। छात्र संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, जिसके आधार पर हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित की गई है। शासन की जो हमारी प्रणाली है वह अनुच्छेद 19(1)(c) के आधार पर ही विकसित की गई है। समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब भारत के अगली स्वतंत्रता हमारी है चौथी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में मतलब जो हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता हमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में दी गई है। भारत के उसके बाद पांचवें प्रकार की जो हमारी स्वतंत्रता है, भारत के समूचे भूभाग में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(e), मतलब हम भारत के किसी भी भूभाग में रह सकते हैं और वहां जाकर बस जाते हैं। इस पर कुछ आरोप भी आरोपित किए गए हैं। कुछ भारत में विशेष राज्य हैं जिनको अनुच्छेद 371 में उनके बारे में चर्चा की गई है। 371 में जो जिन राज्यों या विशेष राज्यों के बारे में या राज्यों के विशेष क्षेत्रों के बारे में जो बात की गई है, उसके अलावा हम अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत के समूचे भूभाग में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, जो हमारे मूल अधिकार में निहित है, वर्णित है। उसके बाद सभी नागरिकों को भारत में व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भारत में व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1)(g). 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a). दूसरा, बिना आयुध शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(b). तीसरा, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(1)(c). चौथे नंबर पे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(d). पांचवा, भारत के समूचे भूभाग में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(e). सभी नागरिकों को भारत में व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति करने की स्वतंत्रता, 19(1)(g). अब 19(1)(f), ई के बाद एफ आता है, वो है ही नहीं। 19(1)(f) एवं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 मतलब संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति के अधिकार को, ये दो अनुच्छेद हुए, एक 19(1)(f) और दूसरा अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार जिसमें था, वर्णित था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और उसके बारे में, उन संपत्ति के अधिकार के बारे में उसमें सभी विधि वर्णित है। अब नोट क्या है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें मिली है अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता है, उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। उस पर हमें क्या निर्बंधन, उस पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक उसमें बात की गई है। उसके पहले एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत संघवाद का एक मामला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हड़ताल हम लोग करते हैं, बंद का आह्वान करते हैं, वह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं आएगा। अर्थात हड़ताल करने की छूट, बंद करने की छूट हमें नहीं प्राप्त है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(f) एवं अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है, यह हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। स्टेटमेंट आता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद या हड़ताल करने की स्वतंत्रता क्या सम्मिलित है, अंतर्निहित है? जी नहीं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बंद और हड़ताल करने का
प्रावधान नहीं है, यह प्रतिबंधित किया गया है, यह उससे अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाम भारतीय संघवाद में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है कि बंद या हड़ताल करने का अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित नहीं है। अब आगे, अब इस पर प्रतिबंध क्या क्या है। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 है, जिसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, उस पर प्रतिबंध भी है। अब प्रतिबंध आरोपित किया गया है, मतलब किन किन परिस्थितियों में हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसका आधार दिया गया है अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) में। अब देखिए, उसका आधार ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आरोप प्रतिबंधित किए गए हैं। पहला मामला भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से संबंधित हो। अगर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से संबंधित कोई मामला हो तो हम अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। अगर मामला राज्य की सुरक्षा का हो, राज्य की सुरक्षा का भी मामला हो, तो भी यह प्रतिबंधित इस पर लागू होगा। उसके बाद विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार अथवा नैतिकता या न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि, अपराध या उद्दीपन को बढ़ावा देंगे। अगर हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार अथवा नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि, अपराध या उद्दीपन को बढ़ावा देंगे, तो अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक में यह प्रावधान है कि हमें जो अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 33 क्या कहता है। ये तो सामान्य लोगों पर प्रतिबंध हो जाएगा। राज्य की एकता, अखंडता, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए न्यायालय का कोई अवमानना करता है, या जो हम इसमें अंतर्निहित विषयों को पढ़े। इसके अलावा अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33 ये कहता है कि संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, असूचना संगठनों के स्वतंत्रता के अधिकार को भी प्रतिबंधित कर सकता है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो संसद चाहे तो अनुच्छेद 33 में इसका वर्णन किया गया है कि सशस्त्र बल, पुलिस बल, आसूचना संगठनों के स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसके अधिकार को रोका जा सकता है। सशस्त्र बल, पुलिस, आसूचना संगठनों के स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, संसद कर सकती है। अब अनुच्छेद 19 पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इससे आशय ये है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो हमारा जो अनुच्छेद 19 है, जो नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, वह स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 359 कहता है कि 359 के तहत जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मिला है, वह स्वतः समाप्त नहीं होता है, स्वतः निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति इसकी सूचना या इसकी घोषणा जारी करता है। राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार ही अनुच्छेद 19 को समाप्त किया जाता है। 2 कंडीशन है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारी स्वतंत्रताओं पर क्या उसका असर होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपात के दौरान 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 358 और 359। दोनों में खास अंतर ये है कि जो अनुच्छेद 358 है वह यह कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, और अनुच्छेद 359 क्या कहता है, अनुच्छेद 359 कि अनुच्छेद 19 राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार समाप्त होता है, स्वतः नहीं। यह कथन और उद्देश्य में बार बार पूछा जाता है टिक लगाने के अनुसार कि अनुच्छेद 358 में क्या वर्णित है, 359 में क्या वर्णित है। तो 358 में ये वर्णित है कि 358 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है।
लेकिन अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार समाप्त होता है, स्वतः नहीं। अब एक अनुच्छेद 301 है जो मूल अधिकारों के अध्याय से बाहर का अनुच्छेद है, उसमें भी स्वतंत्रता की बात की गई है। वो किस प्रकार की स्वतंत्रता है? व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता से संबंधित हमारा अनुच्छेद है 301। यह मूल अधिकारों के अध्याय से बाहर एकमात्र अनुच्छेद प्रावधान है जिसके लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया गया है। अब अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी एक प्रकार का मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 302, 301 है। अब जैसे हर जो हमारा प्रत्येक अनुच्छेद है उस पर विशेष प्रतिबंधन भी है। यह प्रतिबंधन क्यों है? तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, संसदीय संप्रभु शासन प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। अर्थात हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो निरंकुश नहीं है। जब निरंकुश नहीं है तो उस पर प्रतिबंध आरोपित किए जाएंगे। संसद ही हमारे यहाँ विधि कानूनों का निर्माण करता है। तो इसलिए अब अनुच्छेद 301 हमारा ये कहता है कि वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता मूल अधिकारों के अध्याय से बाहर एकमात्र ऐसा प्रावधान है जिसके लिए अनुच्छेद 32 संविधिक उपचारों का अधिकार का सहारा लिया जा सकता है। अब 302 अनुच्छेद ये कहता है कि संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद अनुच्छेद 302 के तहत वाणिज्य, व्यापार और समागम पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब नोट अनुच्छेद 19 में कुछ बातें हैं कि अनुच्छेद 19(1) में ही सूचना का अधिकार वर्णित है, जो वर्ष 2003 में सूचना के अधिकार से कौन सा वाद संबंधित है? तो हमारा सूचना का अधिकार न्यायालय द्वारा पब्लिक यूनियन, एक संगठन है पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद 2003 में सूचना के अधिकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। ये वाद बार बार पूछा जाता है। सूचना के अधिकार जो हमें मिला है अनुच्छेद 19(1) में, वह किस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है? तो वह वाद है हमारा पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद 2003 में यह निर्णय दिया गया था। अब आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। हाँ, अब अगला हमारा है अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसे लिखा जाता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अब देखिए इससे अनुच्छेद 20 में 3 अनुच्छेद हैं, इसके 3 उप अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20(1), 20(2) और 20(3). तीनों में अलग अलग तरह की बातें हैं। उसके बाद अनुच्छेद 20 से संबंधित कुछ वाद थे, न्यायालय द्वारा उसमें क्या निर्णय दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 21, उसके बाद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमें मिला है। हमारा संविधान हमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20(1) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को घटना के पश्चात विधि बनाकर उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर घटना आज हो रही है, आज मतलब 1 जुलाई को अगर कोई घटना हो रही है 1 जुलाई 2022 को, तो घटना होने के बाद 2 जुलाई 2022 को हम कानून, उस अपराध से संबंधित कानून बनाकर उसमें दंड का प्रावधान, चाहे उसके बाद अगर कानून हम बनाकर उस पर लागू नहीं कर सकते हैं। घटना होते समय जो उस घटना या अपराध या दंड से संबंधित जो भी दंड है, जो भी विधि है, जो भी कानून है, वही लागू होगा। उसके बाद बनाया हुआ कानून लागू नहीं होगा। अर्थात अपराध के समय या उससे पूर्व निर्धारित कानून के अनुसार ही अपराध के लिए दंड दिए जाने का प्रावधान है। यही हमारा अनुच्छेद 20(1) कहता है। ये अनुच्छेद 20(1) ये है कि किसी भी व्यक्ति को घटना के पश्चात विधि बनाकर दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा केवल दांडिक मामलों में है। दांडिक मतलब आपराधिक मामलों में है, सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। दांडिक मामलों में अनुच्छेद 20(1) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को घटना के पश्चात विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता है। अर्थात उस घटना के बाद उस घटना से संबंधित अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उस घटना से उस विधि का कोई लेना देना नहीं होगा। उस विधि के अनुसार उस घटना को जोड़कर दंड दिए जाने का प्रावधान नहीं है। यह हमारा संविधान का अनुच्छेद 20(1)
यह कहता है उसमें यह वर्णित है। यह केवल दांडिक मामलों में होगा, आपराधिक मामलों में होगा। दांडिक आपराधिक मतलब क्रिमिनल मामलों में होगा, सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। याद करने का तरीका दीजिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा, अनुच्छेद 20(2). जैसे कोई व्यक्ति है, आज कोई हत्या कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसको आजीवन कारावास हो, या हत्या करने का उसका, अगर वो पागल है, हत्या करता है तो उसके लिए अपराध, उसके लिए दंड का दूसरा प्रावधान है। पूर्व में रचित हत्या है, उसके लिए दूसरा है। कोई अपने जान की सुरक्षा के लिए, अपनी दैहिक स्वतंत्रता, अपने जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कोई हत्या करता है तो सबके लिए अलग अलग दंड विधान है। वैसे ही हमारा इस अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब अपने विरुद्ध गवाही कैसे दिया जाता है? अगर पुलिस आपको पकड़ कर ले गई और पीट कर आपसे आपके कार्यों को कबूल करवा रही है तो उसको नहीं माना जाएगा, वो माना नहीं जाता है। तो यही हमारा अनुच्छेद 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब दोहरा दंड इसमें क्या है? मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड का विधान, जो दोहरा दंड शब्द है वो मूलतः अमेरिकी संविधान में यह शब्द वर्णित है। दोहरा दंड है यह अमेरिकी संविधान में वर्णित है। दोहरा दंड शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब दोहरे दंड से आशय क्या है कि केवल न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड से है। दोहरे दंड से आशय न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड से है, प्रशासनिक दंड से नहीं है। न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड से दोहरे दंड का आशय है, प्रशासनिक दंड से दोहरे दंड का कोई आशय नहीं है। यह दोहरा दंड जो शब्द है वह अमेरिकी संविधान में लिखा गया है और वहीं से लिया गया है। अब अनुच्छेद 20 अर्थात अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो हमें संरक्षण मिला है उससे संबंधित 2 वाद महत्वपूर्ण है। एक है आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद, इसमें न्यायपालिका ने क्या कहा, और दूसरा है दस्तगीर बनाम मद्रास वाद। पहला वाद हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद। आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद में न्यायपालिका ने कहा जो आजकल साक्ष्य लिया जाता है फिंगरप्रिंट और लिखावट अर्थात हस्ताक्षर, इसको क्या माना जाएगा? इसको साक्ष्य माना जाएगा, अर्थात फिंगरप्रिंट को और अपनी लिखावट को साक्ष्य माना जाएगा। आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद में न्यायपालिका ने कहा कि पहला फिंगरप्रिंट और दूसरा लिखावट को उसके विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी घटना को अंजाम दिया है और मान लीजिए कि किसी असलहे से किसी की हत्या होती है तो जो फिंगरप्रिंट उस पर होगा फोरेंसिक विभाग द्वारा जांचा जाएगा। अगर उस व्यक्ति से मिलता है तो हत्या करने वाले व्यक्ति जिसका फिंगरप्रिंट मिलता है उसको उस व्यक्ति के खिलाफ यह क्या माना जाएगा? अपना साक्ष्य माना जाए, विरुद्ध साक्ष्य माना, या लिखावट या लिखा गया है। जैसे कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आत्महत्या करता है तो सुसाइड नोट जो लिखा जाता है तो वो भी उसके विरुद्ध है, या जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है उसके लिए वो साक्ष्य का काम करेगा। वही बात इसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद में न्यायपालिका ने कहा है कि फिंगरप्रिंट और लिखावट को उसके विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। अब दस्तगीर बनाम मद्रासवाद क्या है? दस्तगीर बनाम मद्रासवाद में न्यायपालिका ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह किस वाद में है? तो दस्तगीर बनाम मद्रासवाद में। आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद यह कहता है कि व्यक्ति का फिंगरप्रिंट और लिखावट उसके विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। यह आंध्र प्रदेश बनाम कृष्ण मेनन वाद कहता है। और दस्तगीर बनाम मद्रासवाद में न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को
उसके विरुद्ध मतलब स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब आइए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। वैसे तो मूल अधिकार में सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दैहिक मतलब अपने शरीर के, अपने जीवन की। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इससे तात्पर्य आप क्या समझते हैं? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इससे तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण अर्थात जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बात एक ही है। इससे आशय हम ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो हमारा अनुच्छेद 20 है और 21 है, यह आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है, अर्थात दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 यह आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ये समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 21 है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कहीं कहीं आपको प्राण भी लिखा हुआ मिलेगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इससे संबंधित वाद है, मतलब अनुच्छेद 21 से संबंधित वाद है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को जोड़ा है, उसको भी देखेंगे। अनुच्छेद 21 से संबंधित वाद अर्थात जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित वाद मतलब केस मेनका गांधीवाद 1978 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको देखते हैं। मेनका गांधीवाद 1978 सबसे पहले किससे रिलेट है, किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 से। मेनका गांधीवाद 1978 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित वाद है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है, न्यायपालिका ने ही कहा है, न्यायपालिका ने इस वाद में विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना, विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना किस वाद में न्यायपालिका ने प्रयोग किया? विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग न्यायपालिका ने किस वाद, पहला प्रश्न कि विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग न्यायपालिका ने किस वाद में किया? मेनका गांधीवाद में। और दूसरा प्रश्न ये इससे पूछा जाता है कि विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अब फिर मेनका गांधीवाद में दूसरा क्या कहा कि जीवन का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 21 और स्वतंत्रता का अधिकार आपस में अंतर संबंधित है। इसके साथ ही इसको इस तरीके से भी हम पढ़ेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप सम्मिलित है, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। या ऐसे भी कहेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। अब इसके बाद अनुच्छेद जो हमारा 20 और 21 है आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। अब देखिए जीवन के अधिकार से संबंधित है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मतलब हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी भी स्तर पर विभेद नहीं किया जाएगा, गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। यह भी सब न्यायपालिका ने कहा है। इसमें 3 चीज़ें सामने आई। ये हमारा जो मेनका गांधीवाद था, इसमें न्यायपालिका ने इस वाद में विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग किया, पहला। दूसरा, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 तथा स्वतंत्रता का अधिकार 19 आपस में अंतर संबंधित है। उसके बाद जीवन के अधिकार से आशय गरिमापूर्ण जीवन से है। अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अधिकार है न्यायपालिका द्वारा ये वर्णित है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्णित है। बार बार पूछा जाता है कौन कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 21 के तहत विधिक सहायता का अधिकार, मतलब हम अपने मन पसंदीदे वकील से
विधिक सहायता ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इसका अधिकार अनुच्छेद 21 के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आजीविका का अधिकार, हमें जीवन जीने के लिए अपनी आजीविका को चला सकते हैं, इसका भी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित अधिकारों में है। गोपनीयता का अधिकार, मतलब हम अपनी गोपनीयता को बनाए रखेंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं फ़ोन से, तो जो कॉल रिकॉर्डिंग किया जाता है वह गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो हमें अपनी गोपनीयता को बनाए रखने का अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। उसके बाद कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, हमें काम करने का भी अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, जो फास्ट सेशन कोर्ट बनती है, फास्ट कोर्ट बनती है, वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही उस कोर्ट का निर्माण किया जाता है। उस 19 के अंतर्गत जो त्वरित सुनवाई का अधिकार है, इसके अंतर्गत ही त्वरित सुनवाई होती है। उसके बाद शुद्ध व प्रदूषण मुक्त पानी, शुद्ध व प्रदूषण मुक्त वायु, शुद्ध पर्यावरण, इन सब का अधिकार हमें है। उसके बाद यौन उत्पीड़न के विरुद्ध भी हमारा के खिलाफ भी अधिकार है। यौन उत्पीड़न के, शुद्ध पर्यावरण का, प्राथमिक शिक्षा का भी अधिकार है। अब प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसी में अंतर्निहित किया गया है। तो यह अधिकार जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद गर्भ में पल रहे बच्चे का जो अधिकार है, वो भी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। विदेश यात्रा का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। नींद लेने का अधिकार चर्चा में था। ये रामदेव बाबा सो रहे थे दिल्ली में धरना प्रदर्शन के दौरान, 2012-13 में जो धरना हुआ था सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें ये सो रहे थे तो पुलिस ने इनको पीट दिया। ये न्यायालय गए तो बाबा रामदेव ने जो वाद किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, हमें सोने का अधिकार है, नींद लेने का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी है। उन अनुच्छेद 21 के तहत कौन कौन से अधिकारों को और जोड़ा गया, यह बहुत ही विस्तृत अधिकार है। ऐसा अधिकार है जिसमें दैहिक मतलब प्राण और जीवन की स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। उसमें उसके तहत और भी नए नए अधिकार जोड़े जाते हैं। इसमें विधिक सहायता, आजीविका, गोपनीयता, कार्य करने का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल का अधिकार, गर्भ में पल रहे बच्चे के जीवन का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, आजीविका का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि शामिल है। अब हम अनुच्छेद 22 को आइए देखते हैं। जी देखिए, अब हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 से 22 में 22वां अनुच्छेद देखिए क्या है। 22वां अनुच्छेद ये है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब इसका अर्थ क्या है? अब ये अनुच्छेद 22 की आवश्यकता क्यों पड़ी? दो प्रश्न, अनुच्छेद 22 की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें क्या क्या दिया गया है? जब अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति को वंचित किया जाता है, तब हम अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति, इसको ध्यान से पढ़िए, अर्थात जब कोई व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति की बात की गई है, व्यक्ति मतलब भारतीय और विदेशी दोनों, व्यक्ति से तात्पर्य भारतीय और विदेशियों से है। जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाता है, तब उसे अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार व स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती है। मतलब अनुच्छेद 22 तभी व्यक्ति को उपलब्ध होगा, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, जब अनुच्छेद 21 अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे वंचित किया जाएगा। तब हमें अनुच्छेद 22 अर्थात गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार और वह स्वतंत्रता हमें व्यक्ति को उपलब्ध होगी। अब अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। किसी भी व्यक्ति को, पहली स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इससे आशय है मनमाने ढंग से कि अर्थात किसी भी व्यक्ति को कि बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है, अगर ऐसा किया जा सकता है तो पुलिस उस अभियुक्त को है, जो पुलिस अभिरक्षा में है वो अभियुक्त है। अगर मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेगा, मामला बताएगा अपना। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो 24 घंटे का समय होता है उसमें यात्रा का समय जोड़ा जाता है, तो जी नहीं, उसमें यात्रा का समय सम्मिलित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि निकटतम हमें जाना है दिल्ली पुलिस के यहाँ हमें पहुँचाना है उत्तर प्रदेश से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। निकटतम मतलब बलिया, हमारा जो घर है बलिया से 5 किलोमीटर, तो वहाँ पहुँचा देना है। अब पहुँचाने में मान लीजिए कि हमें समय लगता है 3 घंटा, तो वो 3 घंटा नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात इसी का बहाना लेकर पुलिस अभिरक्षा में लोग 24 घंटे से ज़्यादा 2-2, 3-3 दिनों तक रखे जाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अर्थात मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि पुलिस अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करे। अब न्यायाधीश के सामने जब प्रस्तुत होगा तो न्यायाधीश यह निर्णित करेगा, यह निर्णय देगा कि इनकी गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है। अगर उचित रहेगा तो गिरफ्तारी बरकरार रहेगी और अनुचित रहेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। अब जो 24 घंटे के अंदर का वाला समय है उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। ये पीसीएस में बार बार पूछा जाता है, दूसरा है निवारक निरोध में बंदी व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 22(4) से अनुच्छेद 22(7) तक प्रदान किया गया है, जिसके तहत वे अपने निवारक निरोध का कारण जान सकते हैं। इसमें दूसरे में है कि जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है निवारक निरोध कानून के द्वारा, बंदी बनाए गए व्यक्ति 2 कारण जान सकते हैं। एक तो जान सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा अपने पसंदीदा वकील को परामर्श के लिए रख सकते हैं। अब निवारक नज़रबंदी बनाए जाने का कुछ आधार भी होना चाहिए। कैसे किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर लिया जाएगा, उसका आधार है 3-4 तरीके का आधार है। राज्य की सुरक्षा की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, अगर समुदाय की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखना। अब इससे तात्पर्य क्या है, मान लीजिए कि कोई ऐसा स्थान है, बीच में नदी है, उस पर पुल बना हुआ है और पुल को ही किसी ने कब्जा कर लिया या कोई तोड़ लिया, या मान लीजिए कि जो नाव है, नाव वाला नाव नहीं ले जा रहा है तो उसको बंदी बना के उसकी नाव से लोग सामान ले। ये क्या है, हमें आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखने के लिए भी इसको आधार बनाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में कोई खनन डालता है, लोक व्यवस्था में कोई खनन डालता है या अंदेशा है, रक्षा, विदेशी संबंधों अथवा भारत की सुरक्षा से संबंधित आधारों पर किसी भी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में लिया जा सकता है। 4-5 आधार हैं। राज्य की सुरक्षा की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, किसी समुदाय विशेष की यहाँ आपका जो आपूर्ति किया जाए आवश्यक सेवा मतलब भोजन, दवा, वस्त्र, ये आवश्यक सेवाओं को पूर्ति करने में अगर वो बाधा कोई बन रहा है तो उसको भी नज़रबंद किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा में अगर कोई बाधा बन रहा है तो उसको भी नज़रबंद किया जाएगा। लोक व्यवस्था को भी कोई ठेस पहुंचा रहा है या लग रहा है कि ये अगर समाज में रहेंगे, उस व्यवस्था में रहेंगे तो लोक व्यवस्था थोड़ी डगमगाएगी, तो उस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को भी गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक नज़रबंदी में। उसके बाद जब मामला रक्षा का हो, विदेशी संबंधों का हो, भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, कोई भी इनमें से आधार हो या सब आधार हो या कोई एक भी आधार हो, तो व्यक्ति को निवारक नज़रबंद बनाया जा सकता है। निवारक नज़रबंद
बनाया जा सकता है। अब इसके निवारक नज़रबंदी के भी 3 प्रकार हैं। ये भी पहला जो प्रकार है ये बार बार पूछा जाता है, निवारक नज़रबंदी के कितने प्रकार हैं? 3। किसी भी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में अधिकतम 3 महीने तक रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः निवारक नज़रबंदी में 3 महीने तक रखा जाता है। किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा भी निवारक नज़रबंद के तहत गिरफ्तार या नज़रबंदी रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 22(7) में संसद को यह शक्ति प्राप्त है। अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को नज़रबंद निवारक निरोध कानून के तहत नज़रबंद बनाया जा सकेगा तो उसके लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 22(7) में प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम समय तक नज़रबंद बनाए रखने के लिए विधि निर्मित करे। अब अगर किसी को 3 महीने से ज़्यादा अधिकतम समय के लिए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 10 साल, 20 साल के लिए अगर नज़रबंद में रखना है, नज़रबंदी उसको करना है, तो अनुच्छेद 22(7) हमारा ये कहता है कि संसद ऐसा विधि बनाकर ये कानून ला सकती है और उसको नज़रबंदी की जो 3 महीने की जो सीमा है उसको बढ़ा सकती है। आज के इस अंक में हमने जाना स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के बारे में विस्तृत गहन अध्ययन किया। यह आप लोगों को कक्षा कैसी लगी? अगर इस कक्षा जो पढ़ाई जाती है यह संभव नहीं होता है कि इसके संपूर्ण नोट को जो इस एक ही साथ उपलब्ध करा दिया जाए, तो जो भी कक्षा हमारी समाप्त होती है उसका PDF भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो हमारा WhatsApp नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारा WhatsApp नंबर है 7081788388 पर अपना नाम लिखकर आप जिस भी कक्षा जो हमारी 3 कक्षाएं हुई हैं अभी, UP PGT या TGT या आप UGC नेट या PCS या UPSC या जो भी किसी भी प्रांत में हिंदी माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा, उस प्रांत के लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें अगर ऑप्शनल का सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो उसके लिए यह समान रूप से उपयोगी है। आप उसका PDF भी इस नंबर पे 7081788388 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह कक्षा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।